अस्सलाम वालेकुम, शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आपको याद होगा कि 31 दिसंबर को हमने ये खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के अकाउंट्स फ्रीज़ हुए हैं और ब्रॉडशीट केस में जो अवार्ड हुआ था उसके पैसे फ्रीज़ करके निकलवा लिए गए हैं जो कि तकरीबन $29 मिलियन के करीब बनते हैं। और साथ ही साथ हमने आपको ब्रॉडशीट केस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें भी बताई थी और ये भी कहा था कि पाकिस्तान को 4.5 अरब रुपए का जो टीका लगा है, कौमी ख़जाने को जो नुकसान हुआ है, इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर ब्रॉडशीट केस की परतें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुई और वो केस जो है यहाँ तक पहुँचा कि उस पर जहाँ हुकूमत ये चाह रही है कि इस मामले की तहकीकात हों कि कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वालों का ज़िम्मेदारों का तयन हो, वहीं इस केस के हवाले से सियासत के अंदर भी गर्मा गर्मी शुरू हो गई और पॉइंट स्कोरिंग का मामला जो है वो ज़्यादा है और मेरा ख्याल है कि इस मामले की तहकीकात के हवाले से संजीदगी शायद कम है। बहरहाल हुकूमत ने जो है वो इस मामले की तहकीकात के लिए पहले कमेटी और फिर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने का फ़ैसला किया और साबिक जज अजमत सईद शेख साहब, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजमत सईद शेख, उन्हें इस कमीशन के हेड के लिए उनका नाम सामने आया और फिर वही कुछ हुआ कि पनामा केस, व्हाट्सएप ग्रुप्स और इसके हवाले से JIT, सिसिलियन माफिया और फिर जस्टिस अजमत सईद शेख का डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब होना, जिस दौर में ब्रॉडशीट केस हुआ, इस हवाले से एक तूफ़ान जो है वो खड़ा कर दिया गया। बहरहाल अब कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी सामने आए हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। इस इंक्वायरी से क्या निकलेगा, लेकिन जो है हम देखते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग या सियासी पॉइंट स्कोरिंग शायद ज़्यादा है। तो अब तक इस कमीशन के हवाले से क्या कुछ हो चुका है, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब हसनात मलिक। हसनात मलिक की भी एक स्टोरी थी जो बाद में असद तूर ने अपने चैनल के ऊपर ब्रेक की और वो ये थी कि इंक्वायरी कमीशन के ऊपर राय डिवाइडेड है। और फिर एक आज स्टोरी इनकी थी कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उस हवाले से जो है वो मामलात रिविज़िट होंगे और नई टर्म्स ऑफ कंडीशन आएंगी और कमीशन बनेगा, कमेटी नहीं। तो अब फिर एक और ख़बर आई है सामने और वो ये है कि ब्रॉडशीट के साथ साथ सरे महल भी और SGS कोटेक्ना कोई भी तहकीकात जो है वो हुकूमत करवाना चाहती है। हसनात मलिक साहब, सुबह की बस्ती तो अपनी जगह, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई कोई संजीदगी पाई जाती है कि ज़िम्मेदारों का तयन हो? जी शुक्रिया क़य्यूम साहब, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्योंकि हम बड़े अरसे बाद आज बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। देखें, बड़ी आज जो अभी पता चला कि TOR हमें बताया गया, TOR क्योंकि जो ऑफिशियली तो मेरा ख्याल है कल आएंगे नोटिफिकेशन भी, तो उससे मायूसी हुई और लगा कि सियासत हो रही है। वो जो था कि हम इसमें प्रोब करें, कमीशन ये करेगा, वो नहीं कि जी ब्रॉडशीट का स्कैंडल, क्योंकि इसका जो स्कोप ऑफ इंक्वायरी उसमें उन्होंने अब पॉलिटिक्स, सीधी बात है, इन्वॉल्व हो गई है। होना ये चाहिए था कि ब्रॉडशीट का इशू जो है, जो डील जो उस वक्त के साबिक जर्नलों ने और जो उस वक्त के चेयरमैन नैब थे जो थे अमजद जनरल, उन्होंने जो किया, वो जो कंट्रैक्ट किया, उसमें किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान उस कंट्रैक्ट में पहुंचाया कि इस किस्म की डील, जो वन साइडेड डील वो की। फिर उसके बाद तो वो देखें हसनात मलिक साहब, वो जनरल अमजद का जो ब्रॉडशीट कमीशन में जो सर एंथनी जो जज थे, उनके सामने जो बयान है वो भी मंजर आम पर आ गया, जिसमें वो तस्लीम करते हैं कि उनको जो है वो गलत गाइड करके ये इस किस्म का किया गया और जो उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल मेजर फारूक आदम थे, उन्होंने अपने बेटे को ब्रॉडशीट के अंदर नौकरी दिलवा दी थी। पहली दफ़ा ये हो रहा था कि मैं कल एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को कहा, मैंने कहा ये ब्रॉडशीट का जो इशू है, इसमें तो पहली दफ़ा लगता है कि साबिक जर्नलों से तलाशी हो रही है, ठीक है, या ये PTI से होगी कि जो आपने मार्च 2019 से लेके अब तक जो सूद बढ़ा है $10 मिलियन, वो किस तरह हुआ।
तो इसमें आप PMLN और पीपल्स पार्टी को कैसे फंसाएंगे? हाँ। तो वो कहते हैं देख लीजिए। अब बड़ा सादा सा सवाल है कि 2003 में जो मुआहदा टर्मिनेट हो गया था, उसको रिवाइव करने के लिए वो अंजुम डार को रिश्वत देने के लिए भेजेंगे। देखिए, जो टर्म ऑफ रेफरेंस में अब कयूम साहब आज जो बात आई है सामने, वो ये है कि जी जो स्विस केसेस थे जरदारी साहब के खिलाफ या पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ, उसमें जो केस का रिकॉर्ड जो लास्ट हुआ, जिसमें आपको याद है उस वक्त शहजाद अकबर नैब में ही थे और वाजिद शमसुल हसन। जी हाँ, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है जनाब। ये सरे महल का जो है, सरे महल जिसको आप $60 मिलियन का केस कहते हैं ना, ये स्विस कोर्ट के अंदर एग्जामिनिंग मजिस्ट्रेट के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे। हाँ, तो वो हम ये नहीं सरे महल तो एक और था ना, वो दूसरा जिसमें ये स्विस केसेस के हवाले से देखिए, कोई भी ये नहीं कहता कि इसको प्रूव ना हो, लेकिन आप अलहदा कमीशन इसको स्विस केस तो वो देखें, ब्रॉड शीट के साथ आपने नथी करके आपने सीधी बात है पॉलिटिक्स करने हैं, सीरियस नहीं है। देखिए, इसमें 3 चीजें मोटी बात है। एक, कंट्रैक्ट हुआ, क्यों, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। दूसरा था 2003 में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान ने बाकायदा रिटर्न दी थी ओपिनियन, जो चेयरमैन नैब थे हफीज़ साहब, उनको कहा था जनरल साहब को कि जी आप इसको इस तरह ना करें, स्क्रैप इस डील को, इनसे आउट ऑफ कोर्ट मामला तय करें। उन्होंने कहा नहीं, हम कर लेंगे, हम निपट लेंगे। अच्छा, उसके हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है और यही बात उसके बाद हमारी एक फर्म है, वो उनको निपट लेगी और हम जेम्स से रब्ता है और ये वो। फिर 2008 में जो जेरी जेम्स, जी, फिर 2008 में जो पैसे दिए गए, जो अमर बिलाल सूफी साहब की तवस्सुत से या जो भी मामला हुआ, जो जेली डील जिसे कहते हैं, उसका प्रूव होना था कि वो क्या है। फिर उसके बाद ये प्रूव होना था कि लिटिगेशन में क्या फॉल्ट है। ये जो मामला एलन ओवरी का जो आता है कि हर केस में इंटरनेशनल लॉ, उस एलन ओवरी, चले मैं आपको खबर दूं एक। जी, खबर ये है कि एक तो आज हुआ है कैबिनेट का इजलास। जी, अगला जो कैबिनेट का इजलास होने जा रहा है ना, आपको पता है वो ये इस बात पे भी अब होगा कि जो वकीलों को $100 मिलियन की फीसें गई हैं, उस हवाले से भी इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। तो ले जी, ये मैंने आपको आज खबर दे दी है, कैबिनेट अगली मीटिंग में ये मंजूरी लेगी। बिल्कुल, मेरा ख्याल है होगी। और उसमें मेरा जो ये कह रहे हैं ना कि जी उस वक्त के PMLN के जो खबरदार अगर तुमने ट्वीट की, PMLN के जो वकील हैं सलमान भट्ट साहब, उन पे नजला गिरेगा, या अख्तर उसाफ साहब अटॉर्नी जनरल थे, या पीपल्स पार्टी के दौर में मेरा ख्याल है आखिर में इरफान कादिर साहब थे। लेकिन लिटिगेशन जो ज़्यादा स्टार्ट हुई वो नून लीग के दौर से हुई। और फिर लेकिन मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा अमर बिलाल सूफी साहब पे भी बात आएगी। फिर ये होगा कि आपने फोटो कापी जो बनाई, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में एक बिल आया था फोटो कापी का, 2 लाख के पता नहीं कितना फोटो कापी का बिल है। फिर एक खबर कुरैशी हैं, बड़े वकील जो पाकिस्तान के कलभूषण, उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड केस पढ़ने के पता नहीं कितने $1 मिलियन फीस का केस पाकिस्तान के खिलाफ किया। फिर अगर ऐसी बात होगी तो फिर लोग कहेंगे कि कलभूषण के केस के अंदर किसने वकील करके दिया था। ठीक हो गया। वो आप कहें ना कि नून लीग के वकील अगर फंसेंगे इसमें, एस्टैब्लिशमेंट के वकील जो प्रो जो बहुत बड़े उनके लीगल माइंड है वो भी फंसेंगे। सारे अटॉर्नी जनरल आएंगे। एलन ओवरी ने बहुत से केस जिताए भी हैं पाकिस्तान को जब अटॉर्नी जनरल थे मखदूम अली खान। लेकिन हर चीज़ का बात ये है ना, एक कयूम साहब वकील है, वो क्रिमिनल का एक्सपर्ट है, क्रिमिनल लॉ का, आप उसको सिविल मैटर दे देंगे तो ये आपकी तो होगी ना। एलन ओवरी क्या कुछ चीज़ों में एक्सपर्टी है और कई में नहीं है, लेकिन आप बार बार उसको करेंगे एंगेज। और अब देखिए, उन्होंने ये करना था कि रेकोडेक में करप्शन हुई है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए और पाकिस्तान को जग हसाई हुई, लेकिन वो अलग बात है। फिर मामला था कि जो असल चीज़ थी वो ये थी कि अवार्ड आ गया $17 मिलियन का, उनका क्लेम था ब्रॉडशीट का $580 मिलियन। हम ये समझ रहे थे कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और सीधी बात है सियासत हो रही है, बाकी ये कोई इतनी बड़ी $17 मिलियन, इसमें और बातें थी, लेकिन बच गया पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद तो $580 मिलियन का था ना। लेकिन जो 17 मिलियन से 28 मिलियन या $29 मिलियन हुआ, जो सूद बढ़ा है, जो PTI गवर्नमेंट में 2019 से लेके अब तक, मार्च 2019 से लेके अब तक, उसमें कौन कौन जिम्मेदार हैं। और ये गवर्नमेंट, ये चीज प्रूव होनी थी कि नैब जिम्मेदार है, ये गवर्नमेंट इसी से बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मुआहदा किया किसने, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे किया, और फिर उसके बाद जब अवार्ड हो गया तो उस अवार्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट ना होने की बुनियाद पे क्यों हमारे 9 मिलियन, यानी वही $14 मिलियन का ये मोटी मोटी 4 चीजें करनी थी। अब अजमत साहब, सीधी बात है, मेरा ख्याल है जब ये अब देखेंगे TOR जो एक्सपेंड हुई हैं,
क्योंकि पहले TOR PTI को ने जो बनाया उसमें उन्होंने नहीं समझ आई, अब उन्हें समझ आई कि जो TOR हमने बनाया उसमें तो हम ही फंस रहे हैं या उस वक्त के साबिक जर्नल फंस रहे हैं, हमने अब पीपल्स पार्टी को कैसे काबू करना है। और दूसरी बात ये है, आपको पता है जरदारी साहब वो आजकल बहुत करीब जा रहे हैं, अल्लाह कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट के भी करीब जा रहे हैं, फिर इन हाउस चेंज के हवाले से भी कर रहे हैं। तो जब भी कोई इस तरह की मूव होती है, इमरान खान उन लोगों को पकड़ने की कोशिश, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हैं, चाहे जो भी एस्टैब्लिशमेंट के करीब गया या उसने सॉफ्ट हुआ एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, उसको टारगेट करना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि इमरान खान कोई एस्टैब्लिशमेंट के इतने खैर खा भी नहीं है, वो चाहते हैं कि अपोजिशन रगड़ा देती रहे ताकि एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन में लड़ाई रहे और हमें मजे मिलते रहे, हमें मजे मिलते रहे। देखें मेरी बात सुने, बात ये है कि ये स्विस केस के ऊपर देखें मलिक साहब, इसमें कुछ चीज़ें हैं, स्विस हो गया या SGS कोटेक्ना हो गया, ठीक है। SGS कोटेक्ना तो वो था ना जिसके अंदर 22 आया, 22 की वजह से जो है आसिफ जरदारी 11 साल जेल में रहे, फिर मलक कयूम फारिग हुए, राशिद अजीज़ फारिग हुए थे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। स्विस केस जो है, जो स्विस मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो सा था $60 मिलियन का, NRO की जो जजमेंट आई थी उसके अंदर ख़त ना लिखने पर यूसुफ रज़ा गिलानी फारिग हुए थे। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर वो वहाँ पे एक टाइम पीरियड था, वो ख़त्म हो गया केस। अच्छा, अब इन्होंने ख़त नहीं लिखा था, उसके बाद सज़ा मिल गई, उसमें टाइम बार्ड भी हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी, हुकूमत ने कहा कि लेकिन 2 वज़ीर-ए-आज़म भी चले गए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि होना चाहिए प्रोब, लेकिन उसको ब्रॉडशीट के साथ नथी क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसमें प्रोब करके करेंगे क्या? बंद केसों को प्रोब करके क्या करेंगे? अजमत सईद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि हालांकि उनके खिलाफ अपोजिशन बहुत, मेरा ख्याल है कि मैं ये कहूँगा कि 20 अप्रैल 2017 तक ही वाज बहुत ज़बरदस्त जज, इंडिपेंडेंट। और उन्होंने, आपको याद है कि पनामा में बल्कि खोसर साहब को भी किसी ने रोका तो उन्होंने रोका। अगर उनकी 20 अप्रैल की पनामा की जजमेंट देखें 2017 की, वो बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें उन्होंने GIT बनाने के बाद में क्या बातें हुई। मेरा व्यू ये है कि जो वो उस वक्त मीडिया सेल चल रहा था PMLN का, उनकी बातों से ऑफेंड हुई है जजेस एजाज अफजल साहब और अजमत साहब, और उस ऑफेंड होने के बाद फिर उन्होंने, सीधी बात है, फिर वो एंटी नून हुई और उन्होंने फिर टारगेट भी, उन्होंने फिर जो है ना कंटेम्प्ट में भी दानियाल को किया। लेकिन वो जो मीडिया कैंपेन चली उसके बाद वो जजेस, हालांकि उनको चाहिए ये नहीं था, फिर भी वो अपना ग्रेस दिखाते और इंसाफ करते, लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है वो फिर इंसाफ नहीं रहा, वो फिर इंतकाम रहा, वो सीधी बात है। लेकिन 20 अप्रैल से पहले अजमत साहब वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो भी किया, लेकिन बाद में उन्होंने जो भी किया वो टारगेट किया और उन बेंचेस में रहे साकिब निसार के साथ वो जो लोग थे जिनमें मेजॉरिटी अब रिटायर भी हो चुके हैं। और मैं, बड़ा अफसोस होता है जिस तरीके से उनके खिलाफ कंपेन चलती है कि यार बहुत सी चीज़ें गलत भी होती हैं। नहीं, लेकिन आप मेरी बात सुने, हुआ क्या था, अब ये भी, अब फैक्ट्स जो हैं वो सामने रखे ना, आप भी उसको कवर करते थे, आपको पता है कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना, ठीक है ना, कि फर्दर प्रोब के लिए। बिल्कुल। अच्छा, उस बेंच में फिर आपको याद है कि जो इम्प्लीमेंटेशन 3 मेंबर बेंच था, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद शेख और तीसरे जज से नहीं एजाज अफजल थे, जस्टिस अजमत सईद शेख थे और एजाजुल हसन मॉनिटरिंग थे, इम्प्लीमेंटेशन यही थे तीनों, ठीक है जी। अब उसमें फिर जो है ना ये हुआ क्या, उसमें फिर आपको याद है कि जब उन्होंने कहा कि एक GIT बननी चाहिए, जी, तो GIT के लिए फिर व्हाट्सएप कॉल का जिक्र आया। लेकिन कयूम साहब, मैं आपको बताऊं, जब GIT की बात आई तो उस वक्त तो रसगुल्ले साहब रफीक साहब ने भी किए कि PMLN नहीं, वो छोड़ दें, वो छोड़ दें, मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं 21-20 अप्रैल के बाहर निकालें, उसमें PTI रगड़ा दे रही थी अजमत साहब को। एजाज अफजल के हवाले से मुझे पता है, PTI का हम एक मुलाकात हुई, उन्होंने कहा इन्होंने तो पैसे लिए हैं हुसैन नवाज। मैंने उनको कहा, वो बड़े इंडिपेंडेंट जज है, आप खुदा, ये PTI के, मैं आप नहीं कहा, ये तो बंदा ही, इसको देखें पूरे पनामा में ये तो PMLN की लाइन लेता रहा। लेकिन वो सुने ना मेरी बात, नहीं सुने मेरी बात, जिसके हक में फैसला हुआ वो बात ये हुई, मैं वही कह रहा हूं, वो जो कैंपेन चली PTI की, हाँ। उस कैंपेन में प्रेशर आ गया इन पे, और खोसा साहब उस वक्त अलम उठा के आप ऐसा ना कहा करें, जजेस दबाव में नहीं आते हसनात साहब के, वो फिर वही बात है ना, नहीं आते। उन्होंने अपनी तरफ से जो समझे कि भाई GIT हम वो बनाए। अच्छा, फिर ये भी आता है कि GIT जब बनी तो PMLN ने पहले क्यों नहीं एतराज़ किया? जब उस वक्त, जब तक वो शफी साहब जो इनके कज़न थे नवाज शरीफ, उनको ग्रिल नहीं किया, उससे पहले जो
कम से कम महीना था, उसमें पीटीआई शोर मचा रही थी कि जीआईटी तो इनको रेड कर रही है। देखिए मेरी बात वो व्हाट्सएप उसी वो के अख्तर ऊपर साहब ने बताया था, मुझे याद है कि वो व्हाट्सएप कॉल वाली जो शिकायत थी वो लेके गए थे अख्तर साहब साकिब साहब के पास कि जी वो ये व्हाट्सएप कॉल करवाई है अजमत साहब ने। और आपको पता है उस वक्त एससीसीपी के जो चेयरमैन थे हिजाजी साहब, जिनको कॉल गई थी और उन्होंने खत लिखा था, ठीक है, उस खत के ऊपर भरमी थी। और आपको याद है उस हेयरिंग के अंदर अजमत सईद शेख साहब ने इनको कहा कि अख्तर यू नो एंड आई नो ही इज द मैन हु इज मेन कल्प्रेट के ऊपर इस तरह की बात, लेकिन उस वक्त कंपेन चल चुकी थी और फिर उसके बाद उनके ऊपर केसेस भी बने और वो अदालतों में भी गए। तो ये भी बात सारी चीजें हैं ना यार। उस वक्त कंपेन चल चुकी थी, जंग का समा था, जज भी और इधर से मीडिया सेल पीएमएलएन दोनों एक आ रहे थे। और आपको याद है अहमद नूरानी साहब की खबर भी उस वक्त आ गई थी। उस वक्त जो है ना टेंशन बढ़ गई थी। मेरा ख्याल है वो जो एग्रेसिव पॉलिसी थी पीएमएलएन की, उसकी वजह से जजेस ऑफेंड हो गए। अच्छा, ये सब फिर इंसाफ नहीं, फिर उन्होंने इंतकाम भी किया। ये सब छोड़ें, अब बताएं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ब्रॉडशीट के हवाले से क्या आ रहे हैं। देखिए टर्म ऑफ रेफरेंस तो यही है ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखें। ये इसमें बदनीति आती है ना गवर्नमेंट की कि आपने कहा, आज वो शिबली साहब कह रहे हैं हम ये भी देखेंगे 20 साल में किसने लूटा और कर्जे लिए। तो फिर ये क्या, ये सियासत है, ये क्या, ये तो फिर आप सीरियस नहीं है। जो असल चीज़ थी वो ब्रॉडशीट का इशू था। ब्रॉडशीट इशू में कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस तरह की उसमें पोलिटिकल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं ना, नैब करता रहा है। वो सारी चीज़ें लिस्टें बनती रहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने आज साबित किया कि यार वो इन मतलब वो किसी मामले में सीरियस नहीं है। उनको अगर चाहिए था कमीशन बनाना, ये जरदारी साहब के मामले में अलहदा बनाते, नून लीग के हवाले से बनाते, अलहदा बनाते। ये ब्रॉडशीट का इशू था। इसमें जो सबसे बड़ा कयूम साहब मसला आ रहा था वो आ रहा था वो जो डील हुई उस वक्त 2000 में और 2003 में, हालांकि पीटीआई थी भी नहीं। लेकिन इमरान खान साहब उस नफरत में वो कहते हैं जिस रिपोर्ट में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ना हो तो फिर रिपोर्ट क्या है, जब तक वो उस रिपोर्ट में। अच्छा, फिर मुझे पता है एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट के, बल्कि उन्होंने कहा कि जी अजमत साहब जो है ऑनरेबल हैं, इनको ना बनाएं, किसी और को बना दें। सिटिंग का नाम भी उन्होंने लिया। तो उन्होंने कहा अजमत साहब तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे इंडिपेंडेंट फेयरलेस जज हैं। डिस्पाइट दिस कंपेन वो अभी तक अपनी चट्टान की तरह खड़े हैं। और ये पता है कि वो नहीं वो जजेस की ट्रेनिंग होती है, वो जजेस खड़े होते हैं। लेकिन अजमत साहब को भी ये देखना होगा कि यार मेरे साथ टर्म ऑफ रेफरेंस अजमत साहब ने फाइलें देखनी है यार। सर अजमत साहब ने ब्रॉडशीट के सुराख में पानी डालना और फिर देखना है निकलता क्या वहां से। एक बात क्या चीजें, एक बात ये बताएं आपको मैं कहूँ कि जी आपने इशू ये करना है। और आपके साथ मैं 6 और अजमत साहब से जो पहली बात हुई थी वो ब्रॉडशीट की हुई थी। अब इन्होंने साथ वो और मामलात भी ले लिए कि स्विस केसेस। अब अजमत साहब पे भी है कि क्या वो कि पीटीआई का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको अमली जामा पहनाएंगे या वो इंसाफ करेंगे या वो क्या करेंगे। डिस्पाइट दैट कि उनके खिलाफ कंपेन रुथलेस हुई है, ज्यादतियाँ भी हुई, कई जगह बहुत ज्यादतियाँ भी हुई। और हालांकि मुझे याद है देखें मेरी बात मिनिस्ट्री बता रहे थे सर, तो बता रहे थे कि जब ये प्रोसिक्यूटर थे 2003 में, उस वक्त भी इन्होंने कई जगह एस्टेब्लिशमेंट से हटके भी इंडिपेंडेंट फैसले किए हैं। एक बात तो ये है ना कि ये उसके बाद आए थे जब ये मुआहदा हो चुका हुआ था, बिल्कुल। और फिर खालिद मकबूल से पहले जो है ना ये फिर चले भी गए थे, 1-1.5 साल तक। ये लोग कह रहे हैं कि नैब के थे, हालांकि नैब को सबसे ज्यादा रगड़ा जो है वो अजमत साहब देते थे यहाँ जी। नैब तो बिल्कुल खत्म हो गया जिस दिन आवाजें लगाता पड़ता आओ तो वो चीज यार करा लो। वो ठीक है, वो उनकी इंडिपेंडेंस और वो सारा कुछ छोड़ दें। जो उनके साथ यार आप यहाँ पे ना फंसे, आप जरा आगे चलो, टाइम हो गया मुझे क्लोज करने दे। बड़ी खबर आपको पता है, खबर आ गई अखीर दे चाहिए नहीं वो हट से, क्योंकि हम अमूमन आपको पता है खबरें भी साथ चलाते हैं। एक तो खबर ये है, एक जज साहब को बताया था कि उनको शोकात जारी हुआ था जिनका तल्लक सिंध से था। हाँ। तो और वो फिर देखो ना, फिर तुम सरे महल की तरफ ले जाओगे और फिर तुम कहोगे वो आसिफ जरदारी साहब के सॉलिसिटर थे, फिर वो चेयर पीजीए नैब भी रहे। यार सीधी तरह ना ले लेना। अच्छा उन्होंने जवाब जमा करा दिया, ठीक है। दूसरी खबर ये है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल शोकात जो जारी हुआ था जो। दूसरी खबर ये है कि जी जुडिशियल कमीशन ने लेटर लिखा है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। उन्होंने कहा है कि जो आपने नाम विड्रॉ किए हैं इससे इमेज जो है जुडिशरी का कोई पब्लिक आइज में अच्छा नहीं गया है। आप मेहरबानी करें जल्दी फिर दोबारा नाम भेजें तो हम कंसिडर करें और पब्लिक आइज में भाईजान जब और ये लेटर गया, वही बात है, लेटर गया किसी फड्डे के बाद गया होगा। वही
और उसके भाई बाद जब जो नाम तमाम आ गए हमने- वो तो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की Property प्रॉपर्टी थे, वापस क्यों किए ये भाई? बिल्कुल यही तो बात है कि ये क्या बात हुई? ये इनसे मेरा ख्याल है हुआ कि ये अच्छी प्रेसिडेंट नहीं गई, और मेरा इसी वजह से उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ खबरें शेयर की, कुछ तज्जिया और टर्म्स ऑफ रेफरेंस, और फिर उसके बाद ये देखें, इमरान खान साहब की शोहरत ये है कि वो अपने प्यादे या मोहरे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो इनके ऊपर मोहरा होने का इल्ज़ाम आयद करती है। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि आया शहजाद अकबर साहब का यार नाम ना लिया करो ना यार, नाम तो मुझे लगता है उनकी अपोजिशन से ज्यादा विन इन उनको जो है ना उनको अंदर से ले जी, ये कहते हैं कि शहजाद अकबर साहब को बाहर से ज़्यादा अंदर से मुखालफत का सामना है, और वो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये सरे महल स्विस वाला जो केस है, स्विस अथॉरिटीज $60 मिलियन का, ये हसन वसीम अफजल साहब के साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्ज़ा डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे, जिनीवा भी जाते रहे, वहाँ पे ये जो नेकलेस वेकलेस बेनज़ीर भुट्टो का, और फिर अब ये अब देखेगा कि इसमें सियासत ज़्यादा ब्रॉड शीट में इनका क्या रोल है? ब्रॉड शीट में मुझे नहीं पता इनका नहीं, वो जो $1 लाख का वो क्या वो उसने मुसवी ने वो छोड़े, वो अब ये वैसे मुझे तो देखें ये मुसवी जो है इसको कावे डिस्कस मुसावी नहीं, एक कन्विक्टेड आदमी, उसने यूट्यूब पाकिस्तान का भी नहीं छोड़ा, ऐसे आदमी को हमने क्यों इम्पोर्टेंस दी? भाई मेरे और उनके साथ अगर मुआहदे कर सकती है हुकूमत तो दूसरी मीडिया में एक कन्विक्टेड आदमी जो है उसको इतनी इम्पोर्टेंस यार आप मुझे कंक्लूड करने देंगे, वो ये सारी चीजें आ चुकी हैं, कोई नई बात लाए नहीं, लेकिन कावे मूसवी को 2 मुकदमात के अंदर सजा हो चुकी है, उसके फैसले मेरे पास हैं, आपके पास हैं, मैं आपको दे देता हूं। और वो पता है आपको, पता है वो क्यों नहीं सुने, अच्छा हूं तो मैं याद कराता, आपको पता है कि वो जो कावे मूसवी को जो सजाएं हुई हैं झूठ बोलने के ऊपर, वहां के वकीलों ने भेजे यहाँ पे, ठीक है, और हुकूमत को कहा कि ये इशू उठाएं, ये झूठा आदमी है, तो खबर आती है, तो ठीक है, उन्होंने कहा कि ये झूठा आदमी ये उठाएं, तो हुकूमत ने कहने नहीं, अगर ये हमने उठाया तो हमें नुकसान होगा सियासी तौर के ऊपर, तो लिहाजा वो इग्नोर कर दिए गए। हुण तुसी की होर पुछना मेरे को मलिक साहब, छड्डो इन्हां गल्लां, तुम तो प्रोग्राम कंक्लूड कर दे हो। तो जनाब ये जो इन्होंने मुझे भुला दिया। बहरहाल स्विस केस के अंदर शहजाद अकबर मिर्ज़ा साहब ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब थे, हसन वसीम अफजल जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ उनके साथ थे, और जिनेवा जाया करते थे, और वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो भी पेश होती थी, और आपको याद होगा कि नेकलेस का भी जिक्र होगा। और इस हवाले से ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाएगी सूरत हाल, क्यों स्विस अथॉरिटीज़ का लाया गया है, क्योंकि उस दौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक दूसरे के खिलाफ बयानात चलते थे। अब देखिएगा जैसे ही स्विस केस का जिक्र आएगा तो मीडिया के ऊपर पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ और इनके बयानात जो हैं उस हवाले से, क्योंकि $60 मिलियन जो था उसके हवाले से नवाज शरीफ साहब के भी बयानात हैं, और उधर से पीपल्स पार्टी के भी इनके बारे में बयानात हैं, तो फिर ये माजी का आईना इसलिए दिखाया जाएगा, ये एक मीडिया वॉर चलेगी। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।